हे जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, आज हम करने जा रहे हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। और एक खुशखबरी और भी है कि आज जो हमारी वीडियो है, आज की वीडियो हमारी 100th वीडियो है। तो पता ही नहीं चला कि आपसे बात करते करते ये 100th पर वीडियो हम आ गए। तो इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और अब फटाफट से आप लोग भी कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि आज हम करेंगे लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का इलस्ट्रेशन नंबर 1। उम्मीद है आप लोगों ने भी कॉपी पेन निकाल लिए होंगे। और अगर आपके पास मॉड्यूल है आपके पास, तो आप मॉड्यूल को भी साथ साथ रखिएगा, और जब हम पढ़ेंगे तो साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो आज हम करने जा रहे हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। नाम से ही समझ में आ रहा है कि कंपनी का बंद पड़ जाना, ठीक है। तो कंपनी का कब बंद होती है? कंपनी तभी बंद होती है जब वहाँ पर क्या हो जाते हैं, लॉसेस हो रहे हैं। अगर किसी कंपनी में प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो वो क्यों बंद करेंगी, है ना। कंपनी तभी बंद करते हैं बहुत से लोग, मतलब मेजर जो मोस्टली जो रीजंस होते हैं वो यही रीजंस होते हैं कि कंपनी में लॉसेस हो रहे हैं, इसी वजह से कंपनी बंद कर देते हैं, है ना। तो ब्रॉडली यही होता है। अब कंपनी, जैसे कि आपको पता है, कंपनी किस में जन्मती है, मतलब कैसे जन्मती है? इन द आइज ऑफ लॉ। कंपनी कानून की आंखों में ही जन्मती है, और कंपनी का मरण भी कहाँ होता है? कानून की आंखों में। इसलिए जब हम लिक्विडेशन का, यानी कि जब कंपनी लिक्विडेशन होने वाली होती है, तो वहाँ पर सोचा जाता है कि इसका अब हमें क्या कर देना चाहिए, लिक्विडेशन। तब क्या करते हैं अपन, एक एप्लीकेशन देते हैं किसको? ट्रिब्यूनल को। किस लिए? लिक्विडेशन के लिए। उसको पूछते हैं कि हम लिक्विडेशन करना चाहते हैं, इसलिए हम उनको अप्लाई करते हैं। अब वहाँ पर जब हम अप्लाई करते हैं तब हम उन्हें बताते हैं, क्या बताते हैं कि आज की डेट में अगर हम लिक्विडेशन करते हैं तो एसेट से कैसे कैसे पैसा आएगा, कितना कितना पैसा आ सकता है, और लायबिलिटीज़ को कितना कितना पैसा कैसे कैसे दिया जाएगा। ये सब हम किस में लिखते हैं? ट्रिब्यूनल को जब एप्लीकेशन देते हैं ना, उसके साथ देते हैं। तो ये सब होता क्या है, मतलब कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा, कैसे आएगा पैसा, कैसे कैसे एसेट से आएगा, कैसे कैसे दिया जाएगा, ये सब कहाँ लिखते हैं? ये हम बनाते हैं इसके लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में पता चलता है कि ऐसे ऐसे पैसा आएगा और ऐसे ऐसे पैसा जाएगा। फिर वहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर आ जाती है डेफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि पैसा आता कम है और पैसा जाता ज़्यादा दिखाई देता है, यानी कि वहाँ पर आती है डेफिशिएंसी। और डेफिशिएंसी है तभी तो हम क्या कर रहे हैं, लिक्विडेशन। तो अब वो जो डेफिशिएंसी है वो कैसे आई, मतलब डेफिशिएंसी हाल फिलहाल आज तो नहीं आई होगी ना। ऐसे थोड़ी आपको पता ही नहीं था हमारी कंपनी में लॉस हो रहे हैं, आज की बात तो है नहीं। बहुत पहले से लॉस चल रहे होंगे, तभी ये लॉस आकर ऐसी जगह आ चुका है कि आज कंपनी बंद होने आ पड़ी। इतना गहराई इस लॉसेस की जो है वो हो चुकी है। तो हमें बताना पड़ता है कि जो डेफिशिएंसी है, जो लॉसेस हो रहे थे सारे, वो कैसे आए। उसके लिए हम बनाते हैं एक और अकाउंट जिसका नाम होता है डेफिशिएंसी अकाउंट। तो उसी के लिए आज का जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर हमें अपनी कंपनी लिक्विडेट करनी है, तो जब हम ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन देंगे तो साथ साथ उसे क्या देंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यानी कैसे कैसे पैसा आएगा, कैसे कैसे जाएगा, और साथ में डेफिशिएंसी अकाउंट, यानी जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में डेफिशिएंसी आएगी वो डेफिशिएंसी कैसे आई वो बताते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट में। ये मोस्टली जो है वो 3 ईयर्स का बनता है, कि कम से कम आप एटलीस्ट 3 ईयर्स का तो दो। 3 ईयर्स में क्या क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से लॉस हुए, ठीक है, वो सारा हम बताते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट में। ज़्यादा भी कर सकते हैं, 5 साल 10 साल, मतलब आप बता सकते हो हमारे यहाँ कब से चल रहा है जिसकी वजह से डेफिशिएंसी अकाउंट आना पड़ा, आज की डेट में इतने सारे लॉसेस हुए। समझा? ठीक है। अब लिक्विडेशन तो आपको पूरा सार समझ में आ गया कि आज हमें ये पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें भी किसी कंपनी का लिक्विडेशन होगा तो हमें भी वहाँ पर प्रिपेयर करना होगा क्या, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डेफिशिएंसी अकाउंट, जो कि हमें इस क्वेश्चन में करना है।
तो चलो स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ना। सबसे पहले नाम कौन सी कंपनी लिक्विडेट होने जा रही है? एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड वॉज ऑर्डर्ड टू बी वाउंड अप ऑन March 31, 2017 ऑन विच डेट इट समराइज बैलेंस शीट वॉज एज फॉलो। हमें एक समराइज बैलेंस शीट दे रखी है कि गुडविल, प्लांट, मशीन, ये एसेट्स हैं, ऐसे पैसा आएगा और ये लाइबिलिटीज़, इनको अपन को पे ऑफ करना होगा। ठीक है, फिर इधर बताया है कि किस तरीके से पैसा आया है। उसके बाद यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके पिछले 3 सालों के लिए, मैंने बोला था ना मोस्टली जो होता है 3 सालों का। ठीक है, एटलीस्ट 3 साल तो आपको बताओ कि आपके कैसे कैसे लॉस आए, तो बताएंगे इस तरीके की वजह से, इन चीज़ों की वजह से लॉसेस आए। उसके बाद आगे क्या लिखा है? इन एडिशन इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द कंपनी वुड हैव टू पे उसे 5,000 देने पड़ेंगे एज कंपनसेशन टू एन एम्प्लॉयज़ फॉर इंजरीज सफर्ड बाय हिम विच वॉज कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी नॉट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, अभी तक कंपनी ने जो है एक्सेप्ट नहीं करी। ठीक है, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? पहले ही हमने देख लिया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डेफिशिएंसी अकाउंट। तो बनाए अपन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो कॉपी पेन तो आपने ऑलरेडी निकाल चुकी है, वहाँ पर लिख दीजिए लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज इलस्ट्रेशन नंबर 1। क्या बना रहे हैं हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर किसका बना रहे हैं? ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2017। ठीक है, लिख लिया इतना। अब आओ फटाफट फॉर्मेट बना लीजिए फटाफट से, सिंपल पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब यहाँ जो अमाउंट आएगा ना, यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो आएगा आपका एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, यहाँ जो अमाउंट आएगा वो कैसा आएगा? एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू इसलिए आ रहा है बिकॉज अभी हमने लिक्विडेट की नहीं है, अगर लिक्विडेट की होती तो यहाँ पर एस्टिमेटेड थोड़ी वर्ड आता। यहाँ पर हमने अभी लिक्विडेट की नहीं है, हमने सिर्फ ट्रिब्यूनल को क्या दे रहे हैं? एप्लीकेशन दे रहे हैं, और उसके साथ साथ क्या दे कि हम लिक्विडेशन करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दे रहे हैं कि इस तरीके से पैसा आएगा, इस तरीके से पैसा जाएगा। ना ही पैसा आ रहा है रियलिटी में, ना ही पैसा जा रहा है। ये सिर्फ क्या है? हमारा एस्टिमेशन। अगर लिक्विडेट हो रही होती कंपनी तो कैसे अमाउंट आता, समझा? अभी हुई थोड़ी हुई होगी कब? अभी तो हमने सिर्फ लिक्विडेट के लिए क्या कर रहे हैं? एप्लीकेशन दे रहे हैं ट्रिब्यूनल को, अभी हुई थोड़ी है। जब लिक्विडेट होगी तब कैसा होगा, ठीक है, तो वो बात की बात है। लेकिन आज हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, अभी लिक्विडेट हुई नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर क्या अमाउंट नाम आया है? एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। अब कैसे? सबसे पहले पैसा आएगा, फिर धीरे धीरे पैसा दिया जाएगा। तो सबसे पहले किससे पैसा मंगाया जाए? कौन सी एसेट से? ऐसी एसेट्स जो कि जिन पर चार्ज है, या ऐसी एसेट जो फ्री है, मतलब जिन पर कोई चार्ज नहीं है। तो सबसे पहले उन एसेट से पैसा मंगा लेते हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं है, एकदम फ्री है, क्योंकि उनका जो पैसा होगा वो सारा का सारा कौन रखेगा? हम रख लेंगे। ठीक है, तो देखो अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी एसेट पर चार्ज है या कौन सी एसेट पर नहीं है? तो ये आपको लायबिलिटी साइड में पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं सिक्योर्ड पता चल जाएगा। ये देखो लिखा है कि नहीं? सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक, यानी स्टॉक पर क्या है? स्टॉक पर चार्ज है। चार्ज क्रिएट किया गया है किस पर? चार्ज क्रिएटेड ऑन स्टॉक। तो स्टॉक पर चार्ज है, यानी कि स्टॉक एक ऐसी एसेट है जो फ्री नहीं है। ठीक है, उसको हम डायरेक्ट उससे पैसा नहीं मंगा सकते, क्योंकि उस पर पहला हक किसका है? बैंक ओवरड्राफ्ट का। उस पर पहला हक किसका है? बैंक ओवरड्राफ्ट का। समझा? तो
स्टॉक एक ऐसी एसेट्स है जो चार्ज फ्री नहीं है, तो बाकी सारी चार्ज फ्री होंगी ना, इन पर किसी पर चार्ज क्रिएट नहीं किया गया, तो इनसे अपन पैसा मंगा लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपना कैश तो हमारा ही है, तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं कैश कितना है 500। कैश कितना है 500, कैश हो गया। उसके बाद देखो कौन है डेटर्स, कितना है 25,000। अच्छा, डेटर से रिलाइजेबल कितना हो सकता है 20,000। कितना हो सकता है 20,000। ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक पर तो चार्ज क्रिएट है, उसे छोड़ो। फिक्सचर्स, तो फिक्सचर से रिलाइजेबल वैल्यू कितना हो सकता है 10,000। ये रहा आपका अमाउंट एस्टिमेटेड टू बी रिलाइज, यानी अपना एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू कितना है आपका फिक्सचर से 10,000। तो नेक्स्ट लिख लेते हैं अपन फिक्सचर्स 10,000। फिक्सचर के बाद कौन आता है अपना, फिक्सचर के बाद आता है प्लांट कहाँ हो, ये 5,25,000। प्लांट 5,25,000। नेक्स्ट आपका कौन आता है, नेक्स्ट आता है बिल्डिंग का देखो एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू कितना है 3 लाख। तो नेक्स्ट आपका आ गया बिल्डिंग, ये आपका आ गया 3 लाख। लास्ट आपकी रह गई गुडविल बस, और गुडविल का है 1,000। गुडविल का है कितना 1,000। ये ऐसी एसेट्स हैं जो प्लेस नहीं की गई हैं, इसलिए इनसे आसानी से पैसा आ जाता है, और सारा का सारा पैसा किसका होगा हमारा। तो सारी कौन सी एसेट्स हैं बोलो, एसेट्स नॉट, इन पर कोई चार्ज नहीं है, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। ठीक है। अब ये कहाँ पर है पूरा इसका सार, ये सारा देंगे अपन एज पर लिस्ट, यानी कि जो अपन ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दे रहे हैं ना, तो पहले तो एप्लीकेशन दी, हमने बताया कि हम लिक्विडेट करना चाहते हैं, साथ के साथ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दे रहे हैं। अब एक एक करके, जैसे कि यहाँ पर हमने पहले एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड ये लिखी, इसका जो पूरा ज्ञान होगा कि कैसे कैसे कौन कौन सी एसेट कितने कितने में रिलाइजेबल हो रही है, एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू, वो सब आपको अगर देखना है तो आप इसके बाद वाला, यानी कि इसके बाद वाली जो लिस्ट होगी, नेक्स्ट जो पेज होगा वो होगा एज पर लिस्ट ए नाम दिया गया होगा, उसमें आपको सारा का सारा मिल जाएगा। क्या मिलेगा, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। अब अपन इसका क्या कर लेते हैं टोटल। तो अगर आप इसका टोटल करोगे तो ये आपका आ जाएगा 5 और 3 8,25,000, 8,26,000, 8,36,000, 8,3 और 2 5 8,56,000 और 8,56,500, 8,56,500। ठीक है, पूरा आ गया टोटल आपका। किसका टोटल है बोलो, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। अब नेक्स्ट बताओ कौन सी लेंगे, सारी एसेट वाली ले ली जिस पर किसी का चार्ज नहीं था, जिस पर कोई चार्ज क्रिएट नहीं था। अब हम दूसरी लेंगे, अब हम लेंगे एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड, ऐसी एसेट जो प्लेस्ड की गई है। और जैसे कि हमने क्वेश्चन देखा था उसमें सिर्फ एक ही थी, कौन सी, स्टॉक। अब इसे करने का तरीका थोड़ा सा आपका अलग हो जाएगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, इजी है बहुत, मेरे साथ साथ लिखना। सबसे पहले अपन लिखेंगे नेम ऑफ एसेट, यानी कि ऐसी कौन सी एसेट है जो स्पेसिफिकली प्लेस्ड है। तो बताओ कौन सी है, आपको तो पता है एक ही थी, स्टॉक। ओके, इससे कितना पैसा आएगा, यानी रियलाइजेबल वैल्यू, इससे कितना पैसा आएगा, यानी कि ये स्टॉक बेचकर कितना पैसा आएगा। और क्रेडिटर पे ड्यू कितना है, क्रेडिटर कौन, जिस पर स्टॉक का हक है, जिस पर स्टॉक का हक है। तो यहाँ पर कौन है अपना क्रेडिटर, यहाँ पे अपना बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को अपन को कितना देना है 25,000, यानी कि जो इस स्टॉक का पहला हकदार है
उसको हमें देनी है 25,000। और रिलाइजेबल वैल्यू कितना है देखना, एसेट से कितना रिलाइज हो रहा है, 31,000। यानी कि अगर हम स्टॉक को बेचते हैं, इस स्टॉक का पहला हक किसका है, बैंक ओवरड्राफ्ट का। अगर हम स्टॉक को बेचते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 31,000। और इसका जो क्रेडिटर है, ड्यू टू क्रेडिटर, ड्यू कितना है उस पर, 25,000। तो हमें 25,000 किसको देने होंगे, क्रेडिटर को, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट को पे करना होगा। अब दो चीज़ें हो सकती है यहाँ पर, या तो डेफिशिएंसी आ सकती है या फिर सरप्लस। इन दोनों का डिफरेंस, या तो डेफिशिएंसी आ सकती है या तो सरप्लस। डेफिशिएंसी कब आएगी, जब क्रेडिटर को हमें ज़्यादा पैसा देना हो और एसेट से हमें कम पैसा रिलाइज हुआ हो, तब आएगी डेफिशिएंसी। तो जितना पैसा उस स्टॉक पे था हक, उतना तो उसने पूरा ले लिया होगा, लेकिन फिर भी उसका डेफिशिएंसी आ रही है, यानी कि उसका जो पैसा है वो ज़्यादा ड्यू है, तो बाकी का जो पैसा है उसे मिलेगा अनसिक्योर्ड में। ठीक है। लेकिन अगर हम अभी वाले केस में देखें, अभी जो क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्रेडिटर को देने हैं बस 25,000 और रिलाइजेबल कितना है, 31,000। यानी कि पैसा है 31,000 ज़्यादा है और क्रेडिटर को सिर्फ और सिर्फ कितने देने हैं, 25,000। यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है, डेफिशिएंसी नहीं, यहाँ पर आ रहा है सरप्लस। कितने का आ रहा है बोलो, 6,000 का। यहाँ पर क्या आ रहा है, सरप्लस। यहाँ पर डेफिशिएंसी नहीं आ रही है। अगर डेफिशिएंसी आती तो क्या होता, उसको अपन डाल देते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में, लेकिन यहाँ पर क्या आ रही है, सरप्लस, यानी कि ज़्यादा पैसा बच रहा है। अब सिंपल सी बात है, कोई चीज़ पर हक किसी और का है, अब इसका हक तो ख़त्म हो गया, क्यों, क्योंकि इसके 25,000 थे और 25,000 के पूरे हमने इसको दे दिए स्टॉक बेच के, लेकिन फिर भी पैसा बचता है, तो बाकी पैसा किसका हुआ बोलो, बाकी पैसा हमारा हुआ, यानी कि इसको अपन यूज़ कर सकते हैं। तो स्टॉक से जो पैसा है 6,000 वो किसका हुआ, हमारा। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे देखो, इसको हमने कहाँ डाल दिया, आउटर कॉलम में, एस्टिमेटेड सरप्लस फ्रॉम एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड। एस्टिमेटेड सरप्लस फ्रॉम एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड। ठीक है, देखो ये सारा पैसा तो हमारा ही है, जो हमने प्लेज करी ही नहीं है एसेट्स, उनका सारा का सारा पैसा तो हमारा ही है। लेकिन जिस एसेट्स पर चार्ज क्रिएट किया गया था तो उन पर पहला हक किसका होगा, उसके क्रेडिटर का। जैसे कि हमारे में किस एसेट्स पर चार्ज क्रिएट किया गया था, स्टॉक का, स्टॉक पर। ठीक है, और किसका हक पहले था, बैंक ओवरड्राफ्ट का। तो स्टॉक बेच के सबसे पहले जो पैसा मिलेगा वो किसको मिलेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट को, उसको पे किया जाएगा। उसके बाद जो बचा कुचा होगा, यानी कि जो सरप्लस होगा, हो सकता है कभी कभी डेफिशिएंसी भी आए, लेकिन हमारे में क्या है, सरप्लस। तो सरप्लस किसका हो गया, अब हो गया सरप्लस हमारा। तो एक तो पैसा हमारा है ये वाला और दूसरा हमारा ये वाला। तो अब देखो टोटल हमारे पास जो हमारा पैसा है वो कितना बचा, 856,500 और आपका 6,000, ये हो गया आपका 862,500। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखना भूल गए, यहाँ पर लिखा जाएगा एज पर लिस्ट बी। तो अगर आपको जानना है एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड के बारे में पूरी कहानी, तो आप देख सकते हो जो नेक्स्ट पेपर लगा होगा लिस्ट ए के बाद, वो लगा होगा लिस्ट बी का। कौन, जिसको ट्रिब्यूनल को अगर जानना होगा। ठीक है, उसी के लिए तो बना रहे हैं पूरा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया। बहुत सिंपल सी चीज़ है ये, बस पहला हक उनका है तो उनको देंगे, सिंपल सी बात। अब ये जो 8,62,500 है वो किस किस के लिए है, तो हमने यहाँ पर जो बैंक ओवरड्राफ्ट है उसको तो दे दिया, यानी कि यहाँ पर अब कौन कौन बचा। तो ये जो सारा पैसा है वो किस किस के लिए, देखो एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स अवेलेबल, किसके लिए अवेलेबल है ये देखते हैं। एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर, सबसे पहले ये किसके लिए है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में कौन कौन आता है, एक तो आपकी गवर्नमेंट और एक आपका एम्प्लॉय। सबसे पहले देंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, उसके बाद देंगे डिवेंचर होल्डर्स को, और लास्ट में देंगे अपन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। ठीक है,
अगर यहाँ पर कोई भी डेफिशिएंसी आती है, इसका अमाउंट भी कहाँ होगा, कहाँ भरपाई होगी, ऐसा नहीं है इसको पैसे देंगे नहीं, इसको देंगे, पर कहाँ देंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में, ठीक है। तो कितना पैसा बचा है हमारे पास, 8,62,500 यानी कि 8,62,500 इन सबको देने के लिए, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अपन लिखेंगे समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स, यानी कि ग्रॉस अमाउंट। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यहाँ हमने नेट अमाउंट लिखा है ना, ये 6,000, यानी कि ये जो टोटल हमने लिखा है 8,62,500, ये कैसा लिखा है, नेट अमाउंट, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट को पे करके कितना आया। लेकिन अगर मैं बोलूँ ग्रॉस अमाउंट बताओ, ग्रॉस अमाउंट मतलब एसेट्स को, सारी की सारी एसेट्स को बेचकर आपको कितना पैसा मिला, तो ये भी तो पता होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन दे रहे हो तो पूरी अच्छे से दो, इसलिए हम पूरी एक्सप्लेनेशन अच्छे से देंगे। ग्रॉस एसेट्स का ही बताएंगे कि हमें टोटल पैसा कितना मिला। तो सबसे पहले ग्रॉस एसेट्स में हम क्या बताएंगे, ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू, ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स। कौन सी एसेट्स, जो स्पेसिफिकली प्लेज्ड थी, स्पेसिफिकली प्लेज्ड कौन सी थी, एक ही थी आपकी, स्टॉक। तो अब हम बताएंगे इस पर ग्रॉस अमाउंट, यानी कि जब हमने स्टॉक बेचा तो हमें 6,000 थोड़े ही मिले थे, जब हमने स्टॉक बेचा तो हमें मिले थे 31,000, 31,000। तो यहाँ पे हम उन्हें पूरी बात बता रहे हैं कि रियल में ग्रॉस एसेट यानी कि पूरा अमाउंट कितना मिला। तो उससे हमें मिला था 31,000, और बाकी की अदर एसेट्स यानी स्टॉक को छोड़ के, ऐसी एसेट जो स्पेसिफिकली प्लेस्ड नहीं थी, स्पेसिफिकली प्लेस्ड से हमें मिला 31,000, और जो स्पेसिफिकली प्लेस्ड नहीं थी, जो अदर एसेट्स हैं, बाकी की एसेट्स हैं, उससे हमें कितना मिला, उससे हमें ये सारा अमाउंट मिला था, और इसका हमने ऑलरेडी टोटल कर रखा है, तो यहीं से इसे उठा लेंगे। 8,56,500, 8,56,500, ठीक है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ध्यान देना, ग्रॉस एसेट्स की, यानी कि टोटल हमें एसेट से कितना पैसा मिला। तो इन दोनों का टोटल करो, 8,56,500 और आपका 31,000, ये आ जाएगा 8,87,500, 8,87,500। तो ये क्या है आपकी, ये है आपकी ग्रॉस एसेट्स, और इससे पहले हमने जो निकाला था वो था नेट एसेट्स। यहाँ हमने क्या निकाला था, ये क्या निकाला था, नेट एसेट। यहाँ पे हमने जो 6,000 है वो नेट अमाउंट लिया था कि बैंक ओवरड्राफ्ट को पे ऑफ करके हमें कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। अब इसको हम आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे क्योंकि इस अमाउंट से पेमेंट नहीं होगा, ये सब सिर्फ दिखाया गया है कि समरी ऑफ ग्रॉस एसेट, कि एसेट से रियलिटी में कितना पैसा मिला, समझा ना, वेरी गुड। तो इसको बाहर नहीं लिखना है, बाहर तो हम कौन सा लिखेंगे, नेट वाला अमाउंट जो हमने पहले लिखा था, कौन सा वाला, ये वाला 8,62,500। उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आई हो, अगर नहीं आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स सिर्फ और सिर्फ हमने और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है कि हमें रियल में ग्रॉस एसेट्स यानी कि सारी की सारी एसेट्स से कितना पैसा मिला, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर हम बैंक ओवरड्राफ्ट की ना बात करें तो ये जो चीज़ है ना वो सिर्फ अपन नाम के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए कि ग्रॉस एसेट से कितना अमाउंट आया। और ये चीज़ मैं आपको बार बार क्यों बोल रही हूँ, ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप ये तो लिख के आएंगे, ये तो मुझे मालूम है, नए एसेट से ज़रूर लिख के आएंगे, नेट अमाउंट ज़रूर लिख के आएंगे कि इसके बाद कितना अमाउंट मिला, यानी कि ओवरड्राफ्ट के बाद जो है नेट अमाउंट कितना मिला। लेकिन आपको मैं ये बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि ये भी आप लिखना ना भूलें, ये भी ज़रूर लिख कर आए, ठीक है। उम्मीद है आपको एसेट वाली पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आते हैं अपन लायबिलिटी साइड पर। लायबिलिटी साइड कैसे बनेगा, लायबिलिटी बीच में आएगी, यहाँ पे सारी अपन लायबिलिटीज़ लिखेंगे और लायबिलिटीज़ के दो तरफ अमाउंट होंगे, एक इधर और एक इधर। अब दो तरफ अकाउंट का मतलब क्या है, एक तरफ अमाउंट जो होगा वो होगा आपका जो अमाउंट हमें पे करना है, ठीक है, यानी कि जो ड्यू है, ड्यू अमाउंट लिखा जाएगा यहाँ पर सारी की सारी कौन सी आएंगी, ग्रॉस लायबिलिटीज़, जितना भी अमाउंट ड्यू है और जितना भी अमाउंट हम उन्हें पे करने वाले हैं वो अपन यहाँ लिखेंगे। तो समझा, यहाँ ड्यू अमाउंट यानी कि उनका कितना बकाया है, और यहाँ पर लिखेंगे जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है लिक्विडेशन हो रहा है, यानी कि मेनली डेफिशिएंसी हो रही होगी, ज़्यादातर केसेस में यही होता है,
और जब डेफिशिएंसी होती है तो हम सारी लाइबिलिटीज़ को पे नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पर हम वही अमाउंट लिखेंगे जो हम पे कर सकते हैं, जितना अमाउंट हमारे पास है एसेट से। तो हमारे पास एसेट से नेट अमाउंट बताओ कितना है, 862,500। इसमें से हम एक एक करके लाइबिलिटीज़ को पे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आता है सीक्वेंस में वो आता है आपका सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी। लिस्ट बी क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर, क्योंकि आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले ही हमने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स यानी कि जो यहाँ पर थे, ठीक है, जिनके पास हक था स्टॉक का, वो कौन थे, सिक्योर्ड क्रेडिटर। उनको हमने, उनकी लायबिलिटी ड्यू कितनी थी, 25,000 से, और हमने उनको 25,000 दे दिए, तभी तो नेट अमाउंट जो है 6,000 मिला था, नहीं तो हमें पूरा 31,000 मिलता अगर ये ना होता। लेकिन हमने इसको काट कर पहले हमने इसको पे कर दिया, उसके बाद जो है 6,000 बचा। इसलिए यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ग्रॉस लाइबिलिटीज़, यानी कि उनका ड्यू अमाउंट कितना था, 25,000, 25,000। लेकिन ये बताओ यहाँ पर अब हम क्या उन्हें पे करें, आप बताओ यहाँ पर क्या पे करना चाहिए, वेरी गुड, नहीं पे करना चाहिए। क्यों नहीं पे करना चाहिए, क्योंकि एज पर लिस्ट भी हम इन्हें ऑलरेडी पे कर चुके हैं, हमने उसके बाद काट के ही जो है अमाउंट लिखा था। आगे देखो क्या लिखा है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स टू द एक्सटेंट विच क्लेम्स आर कवर्ड बाई एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड। यानी यहाँ अमाउंट वही लिखेंगे जितना उनकी सिक्योरिटी से उनको मिला है, वहीं तक लिख सकते हैं, वहीं तक लिख सकते हैं ना। अगर सोचो सिक्योरिटी कम की होती और हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट ज़्यादा होता, यानी कि उल्टा केस होता, सिक्योरिटी कम होती और बैंक ओवरड्राफ्ट ज़्यादा होता, तो हम यहाँ पर वही अमाउंट लिखते हुए जितने की सिक्योरिटी तक, यानी कि जिस हद तक सिक्योरिटी से सिक्योर्ड क्रेडिटर्स सेटल हो सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, मतलब जितनी सिक्योरिटी है वहाँ तक तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स सिक्योर्ड है, वहाँ तक तो वो ले सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो अपन कहाँ लिखते हैं, यहाँ नहीं लिखते, वो कहाँ लिखते हैं, वो लिखते हैं अपन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई, उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। यहाँ पे पता है ना हमने क्यों नहीं अमाउंट लिखा, क्योंकि हमने ऑलरेडी दे चुका है अमाउंट। अब आता है अपना नेक्स्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। कौन सा आता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। इसकी अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए, मतलब हम उनसे बोलेंगे अगर इनकी जानकारी आपको चाहिए तो आप एज पर लिस्ट सी में चले जाएं। ये लिस्ट इसलिए लिख रहे हैं, मैंने आपको बताया ना, इसके बाद एक एक पेज लगाएंगे, उनके बाद उसको लिस्ट ABC का नाम देंगे ऐसे करके सीक्वेंस में। और अगर इन लोगों को यानी कि ट्रिब्यूनल को पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए प्रेफरेंस क्रेडिटर्स की, तो वो यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको पता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में कौन कौन आता है, एक आता है गवर्नमेंट और दूसरा आता है एम्प्लॉय। गवर्नमेंट और एम्प्लॉय से रिलेटेड यानी कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर से रिलेटेड यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है, वो एडजस्टमेंट हमें एक एक करके पढ़नी है और फिर हमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो है कैलकुलेट करने हैं। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें बनाना होगा एक वर्किंग नोट। तो यहाँ पर तो पूरी लाइबिलिटीज आ जाएंगी, यहाँ पर बनाते हैं वर्किंग नोट। नीचे बना लेते हैं क्योंकि मे भी हो सकता है ऊपर और लाइबिलिटीज आए। तो यहाँ पर अपन वर्किंग नोट बनाते हैं, किससे रिलेटेड, यहाँ पर हम बनाते हैं एक प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और आपका दूसरा एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। बहुत ही आसान है, मेरे साथ साथ बनाते जाएं, आपको साथ ही साथ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अपन लिखेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, तो जितना भी अमाउंट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का आएगा वो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर अपन लिखेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है ना। और यहाँ पर बाकी सारी बातें यानी कि पर्टिकुलर्स। अब एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और यहाँ लिख देंगे। इससे हमें, इस वर्किंग नोट से हमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का अमाउंट और अनसिक्योर्ड का दोनों का अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। आ जाओ फटाफट, क्या लिखा है, क्रेडिटर्स इंक्लूड 6,000। क्रेडिटर जो है यानी कि ये जो क्रेडिटर्स हैं आपके, ट्रेड पेबल दिख रहा है आपको, ये रहा ट्रेड पेबल में 36,000 है ना, इसकी बात कर रहे हैं। क्रेडिटर्स इंक्लूड 6,000, इसमें 6,000 जो है वो इंक्लूड है, जो कि किसका है, ऑन अकाउंट ऑफ वेजेस
वेजेस यानी कि आपको समझ में आ गया, एम्प्लॉय से रिलेटेड है। कितने मैन का है? 15 मैन एट 100 रुपीज़ पर मंथ फॉर 4 मंथ। अब प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स में जो एम्प्लॉयज़ है उनके जो वेजेस और सैलरीज होते हैं वो कहाँ तक आते हैं? वो आते हैं आपके 4 मंथ्स तक, ठीक है। यानी कि जो आपका 4 महीने की अगर आउटस्टैंडिंग है जो भी अमाउंट एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड, उसका कितना आएगा? 4 मंथ तक का। अब अगर 6 महीने तक का हो तब क्या करें? तब भी हम उनको देंगे, ऐसा नहीं है कि हम उनको अमाउंट नहीं देंगे, लेकिन जो 4 महीने का है वो अपन कैसे देंगे? प्रेफरेंशियल बेसिस पर उन्हें डालेंगे अपन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। और अगर वो 6 महीने का है तो उसका 4 महीने तक का कहाँ डालेंगे? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में, और 2 महीने का कहाँ डालेंगे? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में, ठीक है। तो उन्हें बाद में दिया जाएगा। पहला प्रेफरेंशियल किसका रहेगा? 4 महीने का, समझा। इसी तरीके से अगर 9 महीने हो तब भी वही रहेगा। 4 महीने का कहाँ जाएगा? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, और बाकी का 5 महीने का जाएगा आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। कहाँ तक का जाता है? 4 महीने तक। तो एक तो आपका 4 महीने का जाएगा, और एक और होता है इसमें, और 20,000 पर एम्प्लॉय, यानी कि एक बंदे की ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाएगा? या तो 4 महीने की सैलरी और या 20,000 पर मंथ। तो अब मुझे बताओ, अगर तुम एम्प्लॉय हो और तुम्हारी 4 महीने की सैलरी है 30,000 और ज़्यादा से ज़्यादा कितना दे सकते हैं हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में? 20,000। तो कौन सा आएगा? यानी कि विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पर कौन आएगा आपका? 20,000। तो आपको 4 महीने की नहीं दी जाएगी, आपको दी जाएगी 20,000। इसी तरीके से अगर उल्टा हुआ, 4 महीने की आपकी सैलरी हुई कितनी? 10,000, और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में कितना डाल सकते हैं? 20,000। एक पर्सन का है, ठीक है, एक पर्सन की बात करी गई है, 20,000। तो बताओ आप कौन सा देंगे? 4 महीने तक का, यानी कि 10,000। तो 20,000 जो है वो मैक्सिमम लिमिटेड है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। किसमें? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के अंडर, ठीक है। समझ में आया? बहुत ही ईजी है। या तो आपको 4 महीने की सैलरी मिलेगी या ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकती है 20,000। अगर आपकी 4 महीने की सैलरी कितनी है? 30,000 है, तो आपको 4 महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट कितना है? 20,000। लेकिन अगर आपकी 4 महीने की सैलरी है 10,000, तो आपको 10,000 ही मिलेगी, क्योंकि विच एवर इज लोअर, ठीक है। या तो 4 महीने की या 20,000। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई हो। ये वैसे इसमें तो बहुत इजी है, लेकिन ये मैं क्यों समझा रही हूँ? ताकि अगर क्वेश्चन इस तरीके का आ गया तो आप वो भी हैंडल कर ले आराम से। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई हो। नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन खाली है। अब क्या बोल रहे हैं? देखो, 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वेजेस, बोल रहे हैं 6,000 है, वो भी 15 महीने का। मतलब सोच रहे हो, हम तो एक महीने के लिए, एक बंदे के लिए, एक मैन के लिए 20,000 लिमिटेड है, यहाँ पे तो 15 महीने, 15 महीने में 6,000 तो आराम से हो जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एट 100 रुपीज़ पर मंथ फॉर 4 मंथ, बोल रहे हैं उनकी महीने की कितनी है? 100 रुपये, और ये कितना ड्यू है आपका? 4 महीने तक का। तो आ जाओ फटाफट इस पर लिखते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखो किसकी बात हो रही है? वेजेस की बात हो रही है। वेजेस किसके? 15 मैन की। एक मैन की कितनी है? एक मैन की 4 महीने की ड्यू है, और वैसे भी हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में 4 महीने तक का ही डालते हैं, इंटू 100 पर मंथ। ये बताओ किसकी बात करी गई है? ये बात करी गई है एक मैन की। किसकी? एक मैन की 4 महीने की ड्यू है, और उसकी 100 रुपीज़ पर मंथ है। यानी कि अगर मैं एक मैन की बात करूं तो एक मैन को 4 महीने की, यानी कि एक एम्प्लॉय को 4 महीने की सैलरी कितनी हुई उसकी? सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये। कितनी? 400 रुपये। और ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? 20,000 तक। तो 20,000 के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ सकता है। अब ये बताओ 15 मैन की कितनी हो गई? तो 15 4 जा 60, तो 6,000। ये कहाँ चला जाएगा? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में। यहाँ पर आपको लिमिट चेक करनी है जब एक बंदे की बात करी जाए। तो 4 महीने की, 4 महीने, हर महीने कितने मिल रहे हैं? 100 रुपये। तो एक बंदे की कितनी हो गई? 4 महीने की वेजेस हो गए 400 रुपये। तो 15 बंदों की कितनी हो गई? 6,000।
अब आगे बात करते हैं। तो पहला अपन ने पॉइंट कर लिया यहाँ तक, इमीडिएटली बिफोर द वाइंडिंग अप, यानी कि वाइंडिंग अप से पहले जो 4 महीने हैं उनकी ये सैलरी है, वेजेस है सॉरी। यहाँ तक अपने बात कर ली। अब आते हैं आगे। 9,000 बीइंग द सैलरीज ऑफ 5 एम्प्लॉयज़, 5 एम्प्लॉयज़ की 9,000 सैलरी, और यहाँ पर एक एम्प्लॉय की कितनी लिमिट है, 20,000, तो उसके अंदर है, तो यहाँ भी हमें वो लिमिट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 9,000 5 लोगों की है और हमें तो एक एम्प्लॉय की कितनी देखनी है, 20,000। तो यहाँ पर भी वाली टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसलिए, क्योंकि इसका कोई चक्कर है ही नहीं यहाँ पर। अब देखो क्या बोल रहे हैं, 9,000 किसकी है, 5 एम्प्लॉय, 300 रुपये पर मंथ, ठीक है। लेकिन फॉर द प्रीवियस 6 मंथ्स, 6 महीने आ गए, और हम तो कितना दे सकते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने तक का। तो बताओ 4 महीने कहाँ जाएगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में, और बाकी के 2 महीने कहाँ जाएंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। अब इसको भी लिखते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा, साथ साथ लिखना सैलरीज, ठीक है। पहले एक बंदे की लिखेंगे, और हमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में कितनी जानी है, सिर्फ और सिर्फ 4 महीने की। तो यहाँ पर कितने लिखेंगे, 4 महीने। क्या हमें 1 महीने की पता है, हाँ पता है, 1 महीने की होती है 300 रुपये पर मंथ। तो एक बंदे की 4 महीने की बताओ, एक बंदे की 4 महीने की बताओ, 4 3 जा 12, यानी कि 1,200 रुपये। और कितनों की है, यहाँ पर है 5 एम्प्लॉयज़ की। एक बंदे की कितनी है, 1,200, लिमिटेड के अंदर है 20,000 के, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ बोल रहे हैं 5 एम्प्लॉयज़ की, तो 5 एम्प्लॉयज़ की कितनी सैलरी हो गई, 12 5 या 60, यहाँ भी आ गया आपका 6,000, ठीक है। अब सैलरीज आगे देखो, बाकी बची आपकी 5 एम्प्लॉयज़ की सैलरी बची 2 महीने की, 1 महीने की कितनी है, 300 रुपये। 2 महीने की सैलरी बची ना, 6 महीने की थी, 4 महीने की तो हमने किसके अंडर में दे दी, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, बाकी की सैलरी किस में देंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के अंडर, ठीक है। तो 2 महीने की बची, 1 महीने की कितनी है, 300 रुपये, तो 3 2 जा 6, यानी कि एक एम्प्लॉय की कितनी है, 2 महीने की सैलरी 600 रुपये। तो 5 एम्प्लॉयज़ की कितनी होगी, 5 6 30, यानी कि 3,000। ये कहाँ चली जाएगी, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो। वेजेस कितना था, 15 लोगों का, और अगर मुझे एक लोग की पता चल जाए तो 15 लोगों की पता चल जाएगी। एक लोग की कितनी है, 4 महीने की इंटू 100 पर मंथ, यानी कि एक बंदे की 4 महीने की सैलरी कितनी है, 400 रुपये। तो 15 लोगों की कितनी हो गई, 15 4 जा 60। उसी तरीके से एक बंदे की 4 महीने की सैलरी कितनी हो गई, 1,200। कैसे, क्योंकि 1 महीने की 300 रुपये है, तो 4 महीने में कितने मिलेंगे, 1,200। तो एक जन की 1,200 है 4 महीने की सैलरी, तो 5 एम्प्लॉयज़ की कितनी होगी, 6,000। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में हम सिर्फ और सिर्फ 4 महीने की डालते हैं, तो बाकी की 2 महीने की क्या डालेंगे, क्या उनको देंगे, नहीं देंगे तो सही, लेकिन अंडर द हेड ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब एक बंदे की पर मंथ कितनी सैलरी है, 300 रुपये, तो 2 महीने की कितनी हो गई, 600 रुपये। 600 रुपये जो है वो एक एम्प्लॉय की है, तो 5 एम्प्लॉय की कितनी हो गई, 5 6 जा 30, यानी कि 5 एम्प्लॉयज़ की 2 महीने की सैलरी हो गई 3,000 रुपये। आया समझ में, आगे बढ़े। कहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा, यहाँ तक कंप्लीट हो गया 6 मंथ्स का। अब आगे बोल रहे हैं रेंट फॉर गोडाउन फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। लास्ट 6 मंथ्स का जो गोडाउन का रेंट है वो है 3,000। अब यहाँ पर आप फंस सकते हो, आप सोचोगे अरे 6 महीने का, 4 महीने का अलग करो और 2 महीने का अलग करो, पर नहीं, ये गलती नहीं करनी है आपको। 4 महीने फटाफट से ऐसे वो मत हो जाना, बिल्कुल एंग्जाइटी नहीं है, बिल्कुल एंग्जाइटी नहीं चाहिए, ठीक है, आराम से काम डाउन हो गए। सबसे पहले ये देखो रेंट क्या प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आना भी है, क्या रेंट एम्प्लॉयज से रिलेटेड है या गवर्नमेंट से, किसी से भी रिलेटेड नहीं है, यानी कि ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आना ही नहीं है। किस में आएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में।
तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में होता तभी तो हम 4 महीने 2 महीने करते, लेकिन ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में है ही नहीं, तो 4 महीने 2 महीने करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो बताओ कितना है रेंट आपका? रेंट है आपका, रेंट फॉर गोडाउन फॉर द लास्ट 6 मंथ्स, ये आपका 3000 का। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं 3000, ठीक है ना। तो इसमें 4 महीने 2 महीने फटाफट से नहीं कर देना, क्योंकि यहाँ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की बात ही नहीं की गई है। आगे बढ़े। ओके, यहाँ तक आ गए हम 3000। आगे देखो, इनकम टैक्स डिडक्टेड आउट ऑफ सैलरीज एम्प्लॉयज़ 1000 एंड डायरेक्टर फीस 500। पहले इनकम टैक्स की बात कर लेते हैं। इनकम टैक्स आपका किससे रिलेटेड है? गवर्नमेंट से। तो ये कहाँ जाएगा बोलो? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। कितना है? 1000। नेक्स्ट आपका बचा डायरेक्टर फीस। तो डायरेक्टर फीस ना तो आपका एम्प्लॉय है ना तो आपका उससे रिलेटेड है गवर्नमेंट से, तो ये जाएगा आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में 500, ठीक है। 1000 आपका ये आ गया और 500 आपका ये आ गया। एक और चीज़ बची आपकी लास्ट, वो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितना था? 500 था ना, क्वेश्चन में देखो दिखेगा आपको, 5000 था ना। तो एम्प्लॉय से रिलेटेड है तो कहाँ जाएगा? ये आएगा आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में। ये रेंट पे एक बार स्टार लगा देना, मुझे मालूम है आप भूलोगे, आप 4 महीने 2 महीने करके आओगे, ये गलती नहीं करनी है। सिर्फ पहले ये देखा करो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, अनसिक्योर्ड में डाल दो। अगर है तब देखना है कि 4 महीने 2 महीने कैसे करने हैं। 4 महीने का प्रेफरेंशियल में डालना है और 2 महीने का अनसिक्योर्ड में, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो वर्किंग नोट है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम देखते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में कितना अमाउंट आता है और अनसिक्योर्ड में कितना आता है। तो प्रेफरेंशियल में आपका आता है 6 और 6 12, अरे पीछे हो जा, 13 और 6 सॉरी 5, 13 और 5 18,000। और यहाँ कितना आता है? यहाँ आता है आपका 3000, 3000, 6000, 6000 और 500, 6500। तो हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का जो है वर्किंग नोट कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको पूरा का पूरा वर्किंग नोट समझ में आया होगा। तो वापस से आ जाते हैं अपन लाइबिलिटी साइड जो ओपन कर रहे थे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एज पर लिस्ट सी कितना आया हमारा? 18,000 था ना, ये रहा 18,000। 18,000 यहाँ लिख लेते हैं। $18,000 उन्हें पे करना और 18,000 उनका क्या है? ड्यू। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का 18,000 ड्यू है और 18,000 उन्हें पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब कितना बचता है ये देखते हैं। अब जो भी बचेगा वो किसके लिए बचेगा? एस्टिमेटेड, सारी बातें एस्टिमेटेड की, ये तो आपको पता ही है क्योंकि अभी हमने लिक्विडेशन करानी है, अभी एप्लीकेशन दे रही है। एस्टिमेटेड बैलेंस अवेलेबल फॉर, कौन कौन बचे? अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर तो हो गए, कौन कौन बचे? अब बचे आपके डिवेंचर होल्डर्स एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब ज़िंदगी आसान होने वाली है, बहुत ही। वर्किंग नोट बना लिया, मतलब अब ज़िंदगी आसान होने वाली है। अब देखो कितना बचा था हमारे पास? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, यहाँ पर हमने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कर दिया था ना, ये रहा 25,000। इसके बाद हमारे पास नेट अमाउंट कितना बचा था? 862,500। 862,500 के बाद हमने क्या अमाउंट पे किया है? ये 18,000। तो 862,500 में से 18,000 माइनस करोगे तो आपका आएगा 844,500, ठीक है। 62 में से 18 माइनस करोगे आपका आ जाएगा 44। तो ये अमाउंट किसका बच गया? आपको समझ में आ रहा है ना? देखो थोड़ा सा और, ये आपको हाईलाइट करने के लिए आपको सिर्फ इतना कर देना है, बहुत है। ये मैं ग्रीन पेन से इसलिए कर रही हूँ तो आपको पता चल जाए कि अब इतना अमाउंट बचा है किस किस के लिए? डिवेंचर होल्डर्स के लिए और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस से, अब कौन सी लाइबिलिटी रह गई? अब डिवेंचर होल्डर रह गई। तो डिवेंचर होल्डर कहाँ है? देखो ये रहा आपका डिवेंचर
डिवेंचर होल्डर का आपका अमाउंट है ड्यू कितना 1,64,000। तो आप फटाफट इन्हें पे कर दें। नेक्स्ट आ जाता है आपका डिवेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। कितना था ड्यू अमाउंट, कितना था 1,64,000। इन्हें हमें पे कितना करना है 1,64,000। ये अमाउंट है, इसमें से डिवेंचर होल्डर्स को हमने दे दिया। अब कितना बचा अमाउंट, एस्टिमेटेड बैलेंस अवेलेबल किसके लिए बचा ये, फॉर लास्ट में एक ही जना बचा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इसमें से ये माइनस करो। आज मेरे पास कैलसी नहीं है, ठीक है। अब कौन बचा, अब बचा हमारा लास्ट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर, अरे लिस्ट कौन सी चल रही है तो हम भूल ही गए। ये लिस्ट सी थी प्रेफरेंशियल की, तो डिवेंचर की हो गई डी एज पर लिस्ट डी, और यहाँ पर आ जाएगी एज पर लिस्ट ई, ठीक है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, इसका अमाउंट कहाँ से लाएं, इसका अमाउंट यहाँ से लाओ जो पहले मेहनत करी थी। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की कितनी थी 6,500, यहाँ से लाओ उसे। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ध्यान से देखना, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पहले आएगा आपका ट्रेड पेबल और दूसरा आपका आएगा अदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी कि जो निकाल रखे हैं वो हमने निकाल रखे हैं 6,500, लेकिन अगर आप ट्रेड पेबल देखो, ट्रेड पेबल हमें कितने दे रखे थे 36,000। तो यहाँ पर थोड़ी सी हमें और मेहनत करनी है ट्रेड पेबल की, तो आओ मैं आपको ये चीज़ समझाती हूँ। देखो यहाँ ध्यान से देखना, ट्रेड पेबल हमें बैलेंस शीट में कितने दे रखे थे, बोलो। बैलेंस शीट में हमें दे रखे थे 36,000। उसमें WCR तो था नहीं, अगर उसमें WCR होता तो क्या होता। तो सबसे पहले हमने ये लिख लिया जो बैलेंस शीट में लिखा था, इसमें जो है WCR नॉट इंक्लूड, इसमें WCR इंक्लूड नहीं था। अगर इसमें WCR इंक्लूड कर दिया हमने 5,000 WCR इंक्लूड कर दिया, अब क्या आएगा, अब आएगा आपका टोटल अनसिक्योर्ड लायबिलिटी। क्या आएगी, टोटल अनसिक्योर्ड लायबिलिटी कितनी हो गई 41,000। अब देखो ध्यान से, जो ये 41,000 है ना पूरी अनसिक्योर्ड लायबिलिटी है, इसमें सबसे पहले अपन माइनस कर देते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, क्योंकि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को हमने ऑलरेडी पहले ही दे चुका है एज पर लिस्ट सी, दे रखा है हमने उनको पैसा, तो उसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे। और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं कितने 18,000, ठीक है। तो 41 में से 18 माइनस करेंगे और एक और चीज़ माइनस करेंगे, कौन सी, ये 6,500 अदर अनसिक्योर्ड लायबिलिटी। ध्यान से देखना, अभी समझ में आ जाएगा कितना 6,500, हाँ ठीक है। अब देखो बैलेंस शीट में दोबारा से समझो, बैलेंस शीट में दे रखा था आपको 36,000 रुपये जिसमें WCR इंक्लूड नहीं था। अगर उसमें WCR इंक्लूड होता तो क्या होता, तो टोटल अनसिक्योर्ड लायबिलिटी कितनी आती है आपकी 41,000। अब 41,000 को अगर हम अलग अलग टुकड़े कर रहे हैं, पहला टुकड़ा है वो है आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का, यानी कि 18,000 जिसको हमने पे किया है एज पर लिस्ट सी, तो वो हट जाएगा। एक और चीज़ का हम टुकड़ा कर रहे हैं, वो है आपकी अदर अनसिक्योर्ड लायबिलिटी। वो कितनी है आपकी 6,500। अब उसको भी हमने अलग कर दिया, तो यहाँ क्या बचा, यानी देखो, तो देखो 41,000 जो थी आपकी थी टोटल अनसिक्योर्ड लायबिलिटी, ठीक है। अब उसमें से हमें क्या माइनस करना है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और अदर अनसिक्योर्ड
लाइबिलिटी जो कि कितनी है 18,000 माइनस कौन सी है 6,500। तो ये जो आपका आता है 16,500 क्या आता है, ये 16,500 आपका आते हैं ट्रेड पेबल। बैलेंस शीट में इतना देख रहा था जो कि इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, जिसमें अभी तक WCR इंक्लूड नहीं हुआ था। WCR इंक्लूड कर दिया तो कितना बचा 41,000। कितना आया 41,000 के आप कैसे कैसे टुकड़े हुए हैं। एक टुकड़ा हुआ है आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का जो कि ऑलरेडी पे हो चुका है। ये अभी हमें पे करना है कौन सा अदर अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी जो कि आपकी 6,500। और नेक्स्ट टुकड़ा लास्ट में जो बचा वो है आपका ट्रेड पेबल 16,500। 18,000 हो चुका है ऑलरेडी पे, अब हमें इन दोनों का करना है 6,500 और 16,500, ठीक है। तो 6,500 हमने यहाँ लिख दिया अदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में, और ट्रेड पेबल में कितना लिखेंगे 16,500। इन दोनों को मिला के क्या आता है आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी पे कर चुके हैं 18,000। आ रही है नहीं वाली बात समझ में? आई नो थोड़ी सी टिपिकल है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब इन दोनों को पे करना है तो 5 और 5 ये आपके हो गए 23,000। अमाउंट हमारे पास बचा है 6,8500, उसमें से हमें माइनस करना है 23,000। जो बचकर आएगा वो क्या होगा, वो होगा आपका सिंपल सा एस्टिमेटेड सरप्लस एज रिगार्ड्स टू क्रेडिटर्स, ठीक है। चलो माइनस करते हैं, कितना अमाउंट था 6,8500 है ना, 6,8500 ही तो बचा था। डिवेंचर होल्डर के बाद अनसिक्योर्ड के लिए कितना अमाउंट बचा था ये 6,8500। इसमें से माइनस कर देंगे 23,000, यानी कि आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा ट्रेड पेबल भी और अदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि टोटल आपका बोलूँ तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ये रहे 23,000 के। इनको माइनस करके आंसर आता है आपका 657,500। 657,500, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाता है ख़त्म किसका लाइबिलिटीज़ का किस्सा। तो यहाँ पर जो है एक बार ग्रॉस लाइबिलिटीज़ लिख लेते हैं, ग्रॉस लाइबिलिटीज़ देख लेते हैं। ग्रॉस लाइबिलिटीज़ आपकी पहले थी ये 25,000, 18,000, डिवेंचर होल्डर्स कितने थे 1,64,000 और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने थे इन दोनों को मिला के 23,000। तो यहाँ पे ग्रॉस लाइबिलिटीज़ का आप कर लो टोटल, मुझे ही करना पड़ेगा। आज कैलसी नहीं है तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, कैलसी से आदत है। 25,000 प्लस 18,000 प्लस 164 और लास्ट आपका 23 ओहो रुको 25,000 18,000 164 और लास्ट आपका कितना था 23, ओके 23,000। ये आपका आ जाता है 2,30,000। ये 2,30,000 क्या है ग्रॉस लाइबिलिटीज़ का अमाउंट 2,30,000। जैसे आपने ये चीज़ नाम के लिए लिखी थी ग्रॉस एसेट्स का, उसी तरीके से ये भी सिर्फ नाम के लिए लिखा है ताकि हमें अच्छे से हम उनको दिखा सकें हमारी कंपनी के बारे में। तो ग्रॉस लाइबिलिटीज़ का पूरा अमाउंट आ गया आपका 2,30,000, ठीक है। ये भी लिख के आना है आपको एग्जाम में, ऐसे नहीं मैं अपने आप करा रही हूँ, लिख के आना है। तो सारे के सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। यहाँ तक अपन पहुँच चुके हैं। 657,500 जो अमाउंट है वो बचा है। इसके बाद जो है अब आता है आपका प्रेफरेंस, क्या लिख रही हूँ मैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितनी लिस्ट हो गई थी हमारी, लिस्ट हो गई थी ई तक ना, अनसिक्योर्ड में कितनी हो गई थी ई तक, यानी कि ये कौन सी आएगी आपकी एज पर लिस्ट ई के बाद एफ, ठीक है। आ जाओ फटाफट लाइबिलिटी बैलेंस शीट में। ओ यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही नहीं है, कौन है खाली इक्विटी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो है नहीं, तो कर देते हैं डैश
आगे लिखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल ये आ जाएगी आपकी एस पर, अगर होती तो लिख देते, ठीक है ना, एस पर लिस्ट जी, एफ जी। कितनी है? 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं। अगर आप देखो तो 10,000 इक्विटी शेयर्स है एट द रेट 100 ईच। ये हो गया आपका 10,000, 100, 10 लाख, 10 लाख। ठीक है, अब आप देखो हमारे पास पैसा कितना बचा है? 657,500, लेकिन कितना देना है? 10 लाख, यानी कि हमें कम वो है, हमारे पास क्या आ जाती है? डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी ये कैसे थे? ये फुल्ली कॉल्ड अप थी, 100 ईच फुल्ली कॉल्ड अप, है ना। कौन सी है? एज पर लिस्ट जी। तो ये जो डेफिशिएंसी आएगी ये आएगी एज पर लिस्ट एच। ये लिस्ट एच जो है इसमें हम बताएंगे कि ये जो डेफिशिएंसी यहाँ पर आ रही है वो कैसे कैसे आ रही है, मतलब डेफिशिएंसी को प्रूव करेंगे ये कैसे आई है। आज की तो नहीं होगी, कुछ पिछले सालों की होगी। जो कुछ पिछले साल है वो है आपके मेनली जो है 3 साल तो आपको बताने ही पड़ते हैं, और जैसे हमारे जो क्वेश्चन है उसमें भी 3 साल की है। वैसे ज़्यादा साल भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम आप 3 साल की तो पोजीशन ऐसी बताओ कि आपने क्या क्या ऐसा किया जिसकी वजह से डेफिशिएंसी ई, तो ये हमें बतानी है। और उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा लिस्ट एच जो कि डेफिशिएंसी से, वो हमें बतानी पड़ेगी। वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये तो देख लें कि डेफिशिएंसी निकली कितनी। तो ये आपका 10 लाख, 10 लाख में से माइनस करेंगे अपन 657,500, 342,500, ये आपकी आ गई डेफिशिएंसी। हमें पे करना था 10 लाख, लेकिन हमारे पास जो है वो कितना था? 657,500, तो आपका बच गया 10 लाख, 342,500। उम्मीद है आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, मुझे मालूम है थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल है, थोड़ा सा लेंदी भी है, और कहीं कहीं बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत डीप मैंने समझा दिया था, बहुत ज़्यादा पॉइंट ऐसे थे। लेकिन अगर आपको उनमें से कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो दिल खोल के आप कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल हेजिटेट मत करना, क्योंकि आज इलस्ट्रेशन 1 था, है ना, तो आज तो ज़्यादा टाइम लगेगा। और इलस्ट्रेशन 1 में इतनी सारी चीज़ें पहले इलस्ट्रेशन में इतनी सारी चीज़ें थी, इसलिए आपका बहुत ही अच्छा मास्टर क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इसे ज़रूर करें। और इसका जो डेफिशिएंसी है एज पर लिस्ट एच, ये जो 342,500 ये कैसे आ गई, ये हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।